दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे हम G7 क्या है। तो अभी 2025 का G7 जो समिट है कनाडा में होने वाला है। देखो G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 है, यानी 7 कंट्री का एक ग्रुप है। दुनिया की 7 सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप इकोनॉमिक जो है समूह का एक ग्रुप है। और इसमें होता है जो वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक जो मुद्दे होते हैं ना उन पर डिस्कस किए जाते हैं। हालांकि देखो भारत इसका जो मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन 2019 से जो है भारत ना गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें सम्मिलन होता है। लेकिन 2025 में भारत को अभी तक इन्वाइट नहीं किया गया था, जबकि बाकी कंट्री को जो 1 महीने पहले इन्वाइट कर दिया था। और भारत को भी सिर्फ 6 जून को इन्वाइट कर रखा, जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जब मीडिया में चर्चा हुई बहुत ज़्यादा, तब जाके कनाडा के जो अभी प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की वजह से जो है पूरे जो है भारत और कनाडा के जो इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ चुके थे। और अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं मार्क कार्नी, उन्होंने जो है भारत को इनवाइट कर रखा है। अब मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी वहाँ जाएंगे अभी, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि बहुत लेट हो गया। और कंट्री को देखो 1 या 1.5 महीने पहले इन्वाइट कर दिया था। तो भारत को भी इग्नोर भी नहीं कर सकता वर्ल्ड, क्योंकि भारत अभी जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। और वहीं हम ग्रुप 7 की बात करते हैं। देखो ग्रुप 7 जो है 1975 में बना था। ये फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट वलेरे जिस्कार्ड d'Estaing की पहल पर ही शुरुआत की गई थी इसकी। और देखो उस समय इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सभी देश याद रखना। और इसे उस वक्त G6 कहा जाता था। 1975 में से G6 कहा जाता था। और 1976 यानी 1976 में से इसमें कनाडा जुड़ चुका था, तो ये हो गया G7। ठीक है, 1976 में से हो गए फिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान एंड कनाडा। और बाद में जो है इसमें 1997 में रूस भी शामिल हो चुका था। फिर 1997 में इसे G8 के नाम से जानने लगे। और लेकिन 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद, क्योंकि 2014 में जो है क्रीमिया में रूस ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद जो है इसे सस्पेंड कर दिया गया था, यानी रूस को इससे हटा दिया गया था। फिर दोबारा G7 के नाम से जानने लगा। देखो भारत जो है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ये आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। लेकिन कुछ साल से भारत जो है इसमें लगातार जा रहे हैं। और 2024 में जब हुआ था इटली में, वहाँ भी जो भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे। देखो इससे क्या होता है ना, ये बड़ा मंच है, G7 जो है एक बड़ा मंच है। भारत जो है इस पे मुद्दे रखते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजिटल ट्रांजिशन, डेमोक्रेटिक, ग्लोबल हेल्थ, इन सबों के बारे में भारत अपनी बातें रखते हैं। देखो इससे क्या होता है ना, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति होती है ना, इससे मजबूत होती है, क्योंकि वे बड़े मंच है। यहाँ पर अगर आप अपनी बात रखोगे तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, ये बात है। और 2025 का G7 जो समिट होने वाला है कनाडा में होने वाला है 15, 16, 17 जून को। और ये कनाडा के अल्बर्टा में होने वाला है। और इस समिट में देखो भारत को पहले इनवाइट नहीं किया गया था, अब इनवाइट कर दिया गया है। अब देख रहा होगा कि भारत इसमें जाता है या नहीं जाता है। और देखो इनवाइट नहीं करने का कारण भी ये था कि जब 2023 में आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो ने, जब वहाँ के एक हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी समर्थक थे, किसी अननोन पर्सन ने उसको मार दिया था। तो इसने जो यहाँ पर आरोप लगाया था भारत में कि भारत की एजेंसियों ने जो भारत की उन्होंने मारा है करके। लेकिन ये उस वक्त क्या, उसके बाद जब जांच बैठी तो ये बेतुका निकला, यानी खाली अफवाह फैला दी थी उसने। तो इसके चक्कर में भारत और जो है कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ चुके थे। और फिर इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के जो राजनयिक को निष्कासित कर दिया था, अपने देश से निकाल दिए थे। और व्यापार जो आपका ट्रेड थे उसकी बातचीत भी बंद कर दी थी। और फिर ये गाइडलाइन भी निकाली थी कि आप अगर कनाडा में यात्रा कर रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, या तो आप कनाडा में यात्रा मत करो, या कोई स्टूडेंट अगर वीजा में अगर वहाँ पढ़ाई के लिए जा रहा तो आप वहाँ जो अभी मत जाओ। ये भी पूरी भारत गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली थी। और अगर अभी कनाडा का इन्वाइट नहीं करता ना, तो जो कनाडा है जो पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अलग थलग हो सकता था। क्योंकि G7 के जो सदस्य हैं भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है एक यार ट्रेड पार्टनर है। अगर ब्रिटेन देख लो, कहीं भी देख लो, अमेरिका देख लो, तो भाई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता भारत को, क्योंकि भारत अभी चौथी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत अगर नहीं भी बुलाता तो भारत के पास G20 है, ब्रिक्स है, SCO, वहाँ अपनी बात रख सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि G7 और बड़ा मंच हुआ, क्योंकि G7 के जो मेंबर है ना, पूरे ग्लोबल का 40% GDP ये कंट्रोल करते हैं। और फिर कनाडा के ऊपर आरोप भी लगते हैं, क्योंकि अगर आपने ये राजनीति के चक्कर में, क्योंकि अगर ये तो सर वहाँ देखो खालिस्तानी के सपोर्ट में ही है ना ये, क्योंकि अभी जो है सिख समुदाय के जो कनाडा में रहते हैं 8 लाख लोग रहते हैं। 8 लाख में से हम सब नहीं कहेंगे, एक वर्ग ऐसा है जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और खालिस्तान को जो सपोर्ट करने वाले ना, ये जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में सबसे ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ की जो सभी सीटें जो है ये खालिस्तान के सपोर्ट में रहते हैं। और यहाँ की जो सीटें हैं ये जस्टिन ट्रूडो को जो सपोर्ट करते हैं। तो इसके चक्कर में देखो उनके दबाव में ये हमेशा क्या है, भारत के खिलाफ ही अगेंस्ट हमेशा बयान देता है। भले अभी भारत जो है कनाडा के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मार्च 2025 में भारत ने कहा कि हम जो है अपने अपने राजनयिक को तुम्हारे देश से भेजेंगे और तुम अपने हमारे देश में, लेकिन शर्त ये रहेगी अगर आपके वहाँ खालिस्तान का कोई भी सपोर्टर रहेगा तो आपको उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई लेनी पड़ेगी। और इंडिया ने अपना जो स्टैंड इस बार क्लियर रखा है खालिस्तान के ऊपर।
हमारे और आपके रिलेशन तभी सही रहेंगे जब आपके पॉलिटिक्स पार्टी खालिस्तान को सपोर्ट करना बंद करेंगे। और आप कमेंट में जरूर बताना कि भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ G7 समिट में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट टाइम में इन्वाइट कर रखा है और आपको पता है कि खालिस्तानी सपोर्टर जो है क्या बोलते हैं भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, वो तो कह देंगे कि हम जाँच बैठा रहे हैं। तो आप किस पे क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताना।